कहाँ से नई कॉपी तो कहाँ से बनाओगे तुम लोग, मैं कह रहा हूँ अगर किसी के पास है प्लीज से वापस कर दो, देख लो, है ना। चलो शुरू करें। तो क्लोरोफाइसी पढ़ा दिया मैंने आपको, पूरा हो गया। लास्ट टाइम बता दें क्या बोला था, हैबिटेट बता दी, सेल वॉल बता दी, फोटोसिंथेसिस बता दिया, स्टोर फूड बता दिया, प्रोडक्शन बता दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, कारा के बारे में बात की होगी डॉक्टर और ग्लोबुलस की, है ना। ठीक है, तो अभी जो एल्गी हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्लोरोफाइसी। और क्लोरोफाइसी को हमने कहा था ग्रीन एल्गी। तो इसके मैंने जनरल करेक्टर आपको सारे बता दिए हैं, रिप्रोडक्शन की बात भी हो गई है, सही है। कि अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है और तो और आपको बताना है कि स्पोर बनते हैं और जू स्पोर बनते हैं फेवरेबल कंडीशन में, और ए प्लानोस्पोर बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, नॉन मोटाइल, सही है बात या नहीं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का होता है, आइसो एनाइसो और उगैमी, और मैंने अलग अलग एग्जाम्पल भी लिखे थे। और मोटाइल आइसोगैमी किसमें होती है, यूलोथिक्स में, और नॉन मोटाइल आइसोगैमी स्पायरोगायरा में, और क्लेमाइडोमोनास में तीनों ही है। लेकिन अगर मेनली पूछा जाए तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर आइसोगैमी होती है, सही है बात या नहीं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवोल्यूशन बहुत अच्छे से शो करता है कौन, क्लेमाइडोमोनास, सही है। और एनाइसोगैमी में एग्जांपल एनसीईआरटी ने यूडोरिना का लिखा है, और इसमें ओगैमी के अंदर एग्जांपल है फ्यूकस का, एक्टोकार्पस का, कारा का, सही है। और कारा जो है बच्चे उसमें सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक्सेप्शनली मल्टी सेलुलर और जेक्टेड होते हैं। हालांकि यहाँ पर एल्गी में आपको सेक्स ऑर्गन कैसे याद करने हैं, हाँ यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड याद करने हैं, सही है बात या नहीं। अब क्लोरोफाइसी के हम बात कर रहे थे एग्जांपल्स, सही है। एग्जांपल्स में एक तो आपको यूनिसेलुलर याद करने हैं। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये तो प्रोटिस्टा में रखे जाते हैं, हाँ या ना। लेकिन हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि इनका स्टोर फूड, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और रिप्रोडक्शन, सॉरी सेल वॉल के कंपोनेंट क्लोरोफाइसी जैसे होते हैं, इसलिए इनको कहाँ रखा गया है। हाँ, तो एक तो किसको रखा गया है यहाँ पर, और दूसरा किसको रखा गया है। अब जो क्लोरेला है एक तो बोलो प्रोटीन रिच है, सही है बात या नहीं। तो यूज एज फूड, सही है, बाय स्पेस ट्रेवलर्स, सही है बात या नहीं। कि जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो यूज करते हैं एज ए फूड इसको प्रोटीन के फॉर्म में, सही है। और दूसरा आपको बताना है कि इससे एक एंटीबायोटिक बनाई जाती है जिसका नाम है क्लोरेलिन, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको याद करना है फिलामेंटस फॉर्म। कैसा फॉर्म याद करेंगे, फिलामेंटस में आपको याद करना है यूलोथ्रिक्स को, और साथ ही साथ आपको याद करना है स्पायरोगायरा को, सही है। अच्छा, एल्गी का आप बताओ कि लाइफ साइकिल कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक, क्योंकि ये हैप्लॉइड होते हैं सारे के सारे। फ्यूकस पे कैसा है डिप्लॉन्टिक, और एक्टोकार्पस में हैप्लोडिप्लॉन्टिक, सही है बात या नहीं। फिलामेंटस के बाद आपको याद करनी है कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल में आपको याद करना है वॉलवॉक्स को। किसको याद करना है, वॉलवॉक्स को। अब आप डायग्राम देखोगे वॉलवॉक्स का, यहाँ पर 32 नंबर पेज है ना, 31 एनसीईआरटी का। तो उसमें क्या आपको वॉलवॉक्स की कॉलोनी दिख रही है ऊपर ऊपर, उस कॉलोनी के अंदर छोटी छोटी डॉटर कॉलोनीज भी दिख रही है आपको। इन मल्टीपल कॉलोनीज को हम नाम देते हैं, जो डॉटर कॉलोनीज दिख रही है ना बीच बीच में, तीन दिख रही है यहाँ पर। इन मल्टीपल डॉटर कॉलोनीज को नाम दिया जाता है सिनोबियम। क्या नाम दिया जाता है, सिनोबियम, सही है बात या नहीं। कॉलोनीज क्या कहलाती है, सिनोबियम। तो कल को शब्द अगर सिनोबियम शब्द भी आ जाए तो भी आपको दुखी नहीं होना है कि वो कॉलोनी के लिए ही बात हो रही है, किसकी, वॉलवॉक्स के लिए। किसके लिए, वॉलवॉक्स के लिए, सही है बात या नहीं, यस और नो। और ऐसे कॉलोनियल के साथ साथ आपको पैरेंकाइमेटस फॉर्म भी याद करनी है। पैरेंकाइमेटस का मतलब है कि आपको एक पैरेंकाइमा टिश्यू की तरह एल्गी दिख रही है, बस ऐसे, कोई ना फिलामेंटस फॉर्म है, ना ही कॉलोनियल फॉर्म है, ना यूनिसेलुलर है, एक सेल्स का एक ग्रुप दिखता है ऐसे आपको। और आप इसे ऐसे देखते देखते जैसे हायर प्लांट्स का पैरेंकाइमा टिश्यू होता है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। उसे आप एग्जाम्पल में नाम देंगे अल्वा। क्या नाम देंगे, अल्वा। हालांकि एनसीईआरटी ने डायग्राम तो ग्रीन एल्गी में दो ही का दिया है, एक तो दिया है वॉलवॉक्स का और दूसरा दिया है स्पायरोगायरा का। पेज पलटो, क्लोरोफाइसी में नीचे एग्जांपल देखो किस किस के हैं, क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, यूलोथिक्स है, स्पायरोगायरा है और कारा है। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं,
सही है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। तो क्लोरोफाइसी हुई कंप्लीट अपनी यहाँ से। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? पीओफाइसी की। फिर चलेंगे रोडोफाइसी पर, और पीओ और रोडोफाइसी पढ़ने के बाद हम ब्रायोफाइटा की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन बीच में मैं एक आपको अच्छी सी बात बताऊंगा बच्चे थैलोफाइटा के बारे में, और फिर उसके आगे का मैं आपको इवोल्यूशन समझाऊंगा, ताकि आप ब्रायो, टेरिडो, एनजियो और जिम्नो और एनजियो को आपस में कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ब्रायोफाइटा शुरू हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम ब्रायोफाइट को भी कंप्लीट कर लें, और अगर मेरे को टाइम लगेगा तो हो सकता है कि मैं आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास बुला के भी आपको खत्म करवा दूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि मेरी क्लास पैरेलल हो गई है ना, रेगुलर क्लास होती तो मेरे को रिवाइज करने का टाइम जो मेरा जाता है वो जाता ही नहीं, समझ रहे हैं? तो पैरेलल कल से सिलेबस उतना फास्ट नहीं दिख पाता जितना कि रेगुलर क्लास में होता है। रोज क्लास होती तो अब तक तो पहले से 2-3 टॉपिक करवा लेते आप। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो थोड़ा सा मैनेज करते हैं इसको, ताकि आपका जो टाइम है ना बड़ा क्रूशियल है बच्चे, ये टाइम, इसमें तो टाइम जितना बच जाए उतना ही कम है। और मैं एक्स्ट्रा क्लास बुलाने से हमेशा डरता हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूँ, बहुत कम बुलाता हूँ एक्स्ट्रा क्लास। इसका रीजन यही होता है कि बच्चे को क्लास आना होता है सिर्फ 1.5 घंटे की, लेकिन उसका टाइम कम से कम 3 से 4 घंटे खराब होता है आने जाने में, तैयार होने में, क्योंकि रूम में ऐसे थोड़ी बैठे होते जैसे आप यहाँ बैठते नहीं। हाँ, तो पीओफाइसी की बात करेंगे। पीओफाइसी को बोलो ब्राउन एल्गी कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है कि मेनली इनके अगर हैबिटेट की आप बात करोगे ना बच्चे, है ना, तो इनके हैबिटेट के बारे में आप याद करना कि ये मेनली मैराइन हैबिटेट के ही होते हैं, मेनली। हाँ, मेनली मैराइन हैबिटेट ही होती है इनकी, मतलब समुद्र में ही मिलते हैं आप। अगर आप इनकी सेल वॉल की बात करोगे तो बताओ, सेल वॉल जो होती है उसमें सेलुलोज तो है ही, यस और नो? सेलुलोज के साथ साथ आपको एल्जीन मिलता है, एक फाइकोकोलॉइड है बच्चे, ये वाटर को, भाई साहब, एक फाइकोकोलॉइड है, ये क्या है? हाँ, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? फाइकोकोलॉइड है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने आइसक्रीम खाई है? सबने। कभी घर पे जमाई है? बिल्कुल जमाई है, लेकिन मार्केट जैसी नहीं जमती। घर वाली आइसक्रीम होती है कि फ्रिज से निकाल के आप खाते हो ना तो दूध बनते टाइम नहीं लगता उसमें। सही है बात या नहीं? लेकिन मार्केट वाली जो आइसक्रीम होती है ना, वो काफी टाइम तक कटती है चम्मच से। नहीं क्या? पूछो क्यों? क्योंकि जो मार्केट वाली आइसक्रीम होती है ना, उसमें एक थिकनिंग एजेंट होता है बच्चे, जिसका नाम है एल्जीन, जो आइसक्रीम के अंदर थिकनेस लेके आता है। जो मिल्क बनाते हैं ना, जिस मिल्क से आप दूध बना रहे हो, उसके अंदर वो किसको मिक्स करते हैं? एल्जीन को, जिससे कि उस दूध की थिकनेस बढ़ती है। जैसे एक तो अपने घर पे दूध की चावल की डाल के खीर बनाते हैं अपने, वो खाते हैं, एक कस्टर्ड होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ, तो वो थिकनिंग एजेंट की फॉर्म में काम करता है बच्चे, जिसको कि हम एल्जिन कहते हैं। तो एल्जिन यूज्ड एज द थिकनिंग एजेंट इन आइसक्रीम, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है बात या नहीं? मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? मैं एल्जिन में, मैं लास्ट लेक्चर में मैं जब बता के गया था तो पैक्टीन लेयर की बात करी थी हमने, पैक्टोज की, ब्राउन एल्गी, उसके ग्रीन एल्गी के लिए। रेड एल्गी पे जाऊंगा तो मैं अगार अगार और कैराजिनिन पे फोकस करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि इन पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और कैराजिनिन का ऑप्शन क्वेश्चन तो अभी लेटेस्ट ईयर में ही आया है, कैराजिनिन पे, कि रेड एल्गी से ऑब्टेन करते हैं, कौन सी एल्गी से ऑब्टेन करते हैं कैराजिनिन पे। तो रेड एल्गी का उसने आंसर दिया कि रेड एल्गी से ऑब्टेन करते हैं कैराजिनिन पे। समझ रहे हैं मेरी बात? है तो फाइकोकोलॉइड्स ये लिखने हैं, याद करने हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में है। और ये जो एल्जिन है, इसको एज ए थिकनिंग एजेंट यूज किया जाता है, यूज एज थिकनिंग एजेंट। ठीक है, इन, हाँ, आइसक्रीम। ठीक है बात या नहीं? अरे हाँ ना तो बोल दो अच्छे से। और अगर हम बात करते हैं बच्चे इनके अंदर, इनके बॉडी फॉर्म की, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको याद करना है कि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है? अब मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ आपको ये याद करना है कि ये समुद्र में होते हैं। तो आपको ये याद करना है कि कुछ ब्राउन एल्गी ऐसे हैं जिनका साइज अप टू 100 मीटर होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? सम मेंबर आर लार्ज, बोलो, अप टू 100 मीटर्स, ये साइज होता है इनका। सही है बात या नहीं? और ये जो लार्ज साइज के मेंबर होते हैं ना ब्राउन एल्गी के, इनको नाम दिया जाता है कैल्प्स। इसका मतलब आप कह सकते हो कि कैल्प्स आर ब्राउन एल्गी, बोलो ऐसे। बट ऑल ब्राउन एल्गी आर नॉट कैल्प, क्योंकि सबका साइज इतना बड़ा थोड़ी है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? सबका साइज इतना बड़ा नहीं है। सही है बात या नहीं? अब आप याद करो, मैंने कहा था कि जैसे सी वाटर होता है, ओशियन की हम बात कर ले, मैं कहूँ कि भाई हमारे पास ओशियन है, सही है,
सी वाटर की बात कर रहा हूँ कि ओशियन में ब्राउन एल्गी ग्रो कर रही है, सही है। अब ब्राउन एल्गी जब पानी में ग्रो करेगी अप टू 100 मीटर तक जाएगी, सही है। तो इसमें आपको स्ट्रक्चर में 3 पार्ट याद करने हैं। कितने पार्ट याद करने हैं? 3 पार्ट याद करने हैं। जैसे आप मान लो ये ओशियन था पूरा, जो ब्लू कलर में मैंने बनाया है, ये पूरा का पूरा क्या था? ओशियन है। और इस ओशियन के अंदर अप टू 100 मीटर ये ब्राउन एल्गी प्रेजेंट है। इस ब्राउन एल्गी के बॉडी पार्ट में 3 पार्ट आपको याद करने हैं। एक तो आप याद करोगे फुट, एक आप याद करोगे स्ट्राइप, है ना, और एक बोलोगे आप फ्रॉड। अब आप इस फुट को बच्चे होल्ड फास्ट भी कह सकते हैं, एनसीईआरटी ने होल्ड फास्ट लिखा है, सही है बात या नहीं? अब होल्ड फास्ट के बाद जो मतलब इसको ऐसे समझ लो, पत्ती नहीं होती लीफ, लीफ की तरह हो गया, बोलो लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना। तो वैसे यहाँ बताओ होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट। फ्रॉन्ट इनका ब्रॉड एरिया होता है, फैला हुआ पार्ट होता है बॉडी का। और इसके अंदर ना छोटे छोटे आपको क्या मिलने वाले हैं? बोलो होल्स, इनको कहा जाता है एयर ब्लेडर। आपने कभी बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे हैं लगे हुए? जब बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं ना, तो उन होर्डिंग्स के बीच में छेद कर दिए जाते हैं। इसलिए खेत छेद कर दिए जाते हैं कि जब हवा क्रॉस होगा तो हवा उसको क्रॉस कर जाए, बोर्ड को। क्योंकि अगर हवा क्रॉस नहीं करेगी तो बड़े एरिया पर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, तो फोर्स से उसके गिरने के, टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस टूटने गिरने टूटने से बचने के लिए उसमें जगह जगह क्या कर दिए जाते हैं। पर अब यहाँ आप बताओ कि जो एयर ब्लेडर्स होते हैं ना बच्चे, वो वाटर करंट से बचने के लिए होते हैं। आप बॉडी का देखो, अगर उनका शरीर की बात करोगे तो शरीर काफी बड़ा है। तो उनपे जब वाटर करंट मतलब पानी की जो लहरें हैं या पानी का जो फ्लो है बच्चे, अगर वो उनपे क्या करेगा, मैकेनिकल फोर्स लगाए, तो डैमेज होने के चांसेस क्या है? ज्यादा है। तो ऐसा इसलिए इनका शरीर रखा जाता है। 31 नंबर पेज पे बीच के 3 डायग्राम जो है ना, उसमें पहला डायग्राम किसका है, दूसरा और तीसरा देखते होता। तो आप इसमें देखोगे आपको छोटे छोटे एयर ब्लेडर भी दिखेंगे इसके अंदर, दिख रहे हैं क्या आपको? और एनसीईआरटी ने वो हमें एयर ब्लेडर किसमें दिखाए? फ्यूकस के अंदर। पहला डायग्राम लेमिनेरिया का है, दूसरा फ्यूकस का है, और तीसरा डिक्टियोटा का है। किसका है? तो बीच वाले डायग्राम में आपको एयर ब्लेडर्स दिख जाएंगे अगर आप ध्यान देंगे वहां पर। सही है बात या नहीं? बेटा हाईलाइटर को अंदर रख दे, पेंसिल रख ले अपने हाथ में, है ना, खराब मत कर देना। चले आगे चले। हाँ भाई, अच्छे से। अब अगर हम बात करते हैं बच्चे इनमें रिप्रोडक्शन, मतलब आप रिप्रोडक्शन की बात करो इनके अंदर। भाई मैंने ना यहाँ एक बात का ख्याल रखा है, मेनली लिखा है मेराइन। ऐसा नहीं कि केवल मेराइन में होता है, ये फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर पे भी मिल जाता है, लेकिन मेनली किसमें होता है? क्योंकि आप कंफ्यूज कहाँ थ्योरी से नहीं होंगे, टेबल से होंगे। 33 नंबर पेज, 33 नंबर पेज की टेबल में लास्ट जो कॉलम है ना, उसमें इसकी हैबिटेट लिखी है। तो उसमें लिखा है कि फ्रेश वाटर, रेयर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्टी वाटर। मतलब ब्रैकिश और सॉल्टी वाटर में इसके मेंबर ज्यादा मिलते हैं, मतलब मैराइन ओशियन में ज्यादा मिलते हैं आपको। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अरे हाँ ना तो बोलो। बिल्कुल। तो आप बताइए कि रिप्रोडक्शन, एक तो इसमें चलेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वो तो आप बताओ कि बड़े हैं, फिलामेंटस है, तो सिंपल सी बात है कि फ्रेगमेंटेशन होना ही होना है इनके अंदर। सही है बात या नहीं? लेकिन अगर आप बात करते हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी? तो आप बताइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर होता है। कैसे होता है? अब आप बताइए कि इनके अंदर जब हम जूस्पोर की बात करते हैं तो जूस्पोर का मतलब है कि फ्लेजेला प्रेजेंट है, सही है। बोलो दो होती है, बोलो लेटरल होती है, और बोलो अनइक्वल होती है। ग्रीन एल्गी में होती है 2 से 8 टर्मिनल। लास्ट लेक्चर में बताई होगी मैंने आपको बात कि जो ग्रीन एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी के अंदर अगर मोटाइल स्ट्रक्चर आपको मिलती है, तो मोटाइल स्ट्रक्चर में आपको याद करना है कि 2 से लेकर 8 फ्लेजला होती है। कितनी होती है? 2 से लेकर 8 फ्लेजला होती है, सारी इक्वल है, बोलो ऐसे। और टर्मिनल होती है। जैसे ना मैं आपको ग्रीन एल्गी के अंदर डायग्राम बना के दो क्लेमाइडोमोनास का, तो क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम कुछ ऐसा बनाते हैं आप। इसमें कितनी फ्लेजला बनाई है? दोनों को टर्मिनल रखा है आपने। सही है बात या नहीं? तो ग्रीन एल्गी जो होती है इसमें फ्लेजला की अगर आप बात करोगे, तो फ्लेजला अगर मिलेंगी तो कितनी मिलेंगी? साइज में क्या होंगी? इक्वल, सही है। और पोजीशन में होंगी टर्मिनल, सही है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं तो फ्लेजला होती है 2, लेटरल होती है, और कैसी होती है? अनइक्वल। सही है बात या नहीं? अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर बोलो स्पोर और गैमेट्स का अगर मोटाइल स्ट्रक्चर बनती है, कि स्पोर बनते हैं या गैमेट्स बनते हैं, और कैसे बनते हैं? मोटाइल। सही है बात या नहीं? तो मोटाइल गैमेट और मोटाइल स्पोर्स कैसे होते हैं? पीयर शेप।
नाशपाती जैसे। सही है बात या नहीं? क्या बोलोगे आप? मोटाइल, स्पोर्स एंड गैमेट्स कैसे होंगे? पीयर शेप्ड होंगे। सही है, मतलब नाशपाती की तरह ऐसे होते हैं ना नाशपाती, नाशपाती जैसे हैं। और इसके फ्लेजेला कितनी है? लेटरल है या टर्मिनल? इक्वल है या अनइक्वल? तो देखो मैंने एक बड़ी एक छोटी बना दी इसमें। सही है बात या नहीं? और आप बताइए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या बताएंगे आप? तीनों टाइप का ही है। बोलो, आइसोगैमी है, एनाइसोगैमी है, और ओगैमी है। और मेनली जो होता है बच्चे वो क्या होता है? ठीक है, तो आप बताएंगे कि फियोफाइसी जो होते हैं मेनली मैराइन, हालांकि ब्रैकिश वाटर में और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, लेकिन आपको याद करना है कि फ्रेश वाटर में तो ब्राउन एल्गी बहुत कम मिलता है। सही है बात या नहीं? रेड एल्गी और जो ये है ना अपने ब्राउन एल्गी, ये ज्यादातर समुद्र में ही है। ठीक है बात या नहीं? यस और नो? और सेल वॉल जो होती है उसमें सेलुलोज के साथ साथ एल्जिन पाया जाता है, फाइकोकोलॉइड सब्सटेंस है जो कि खिचड़ी के जल की फॉर्म में यूज होता है। बॉडी इनकी मल्टी सेलुलर तो है ही, लेकिन इनके कुछ मेंबर बहुत बड़े होते हैं, अप टू 100 मीटर तक। जैसे जैसे कि मैं एग्जांपल लूं तो मैक्रोफिस्टिस का मैं एग्जांपल बोल सकता हूँ यहाँ पर। सही है, एनसीईआरटी में है नहीं तो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ उसको। सही है, ऐसे साइज के जो बड़े मेंबर्स होते हैं बच्चे, उनको कैल्प्स कहा जाता है। सारे ब्राउन एल्गी को कैल्प नहीं कहा जाता, जो बड़े होते हैं उनको कैल्प कहा जाता है। सही है, साथ ही साथ इनके बॉडी के अंदर आपको 3 पार्ट याद करने हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रंट। फ्रंट सही है, ये इसको ब्लेडर भी बोल देते हैं हम फ्रंट को। सही है, और इसके अंदर होते हैं स्पेस, मतलब एयर स्पेस, जिनको हम नाम क्या दे देते हैं? एयर ब्लेडर। और आप बताइए, रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव तो फ्रेगमेंटेशन से होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस फोर, फ्लेजेला प्रेजेंट होगी, दो होंगी, अनइक्वल होंगी और लेटरल होंगी। सही है, ये फिक्स है बात, हाँ या ना? कोई दिक्कत इसमें? एग्जांपल्स देखो ब्राउन एल्गी के अंदर, 3 एग्जांपल तो आपने डायग्राम से देख ही दिए। एक तो आपने देखा है फ्यूकस, लेमिनेरिया और डिक्टियोटा। यस और नो? अगर एनसीईआरटी में आओगे तो आपको यहाँ एक्टोकार्पस भी दिख जाएगा। यस और नो? और सार्गासम भी दिख जाएगा। सही है बात या नहीं? कौन कौन हो गया? सही है बात या नहीं? अब आप बताइए कि 5 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, 3 डायग्राम है। डायग्राम लेमिनेरिया का है, फ्यूकस का है, डिप्टियोटा का है। लेकिन एक्टोकार्पस के अंदर तो लाइफ साइकिल आपको स्पेशली याद करना है कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, बाकी सब में हैप्लॉन्टिक होता है, और फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक होता है। तो डिप्लॉन्टिक का लाइफ साइकिल याद करोगे फ्यूकस का, एक्टोकार्पस का याद करोगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक में। पढ़ा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, एनसीईआरटी की लाइन थी पेज नंबर 40 पे, चैप्टर का बिल्कुल एंड था, वहां लास्ट की 2 लाइनों में ये लिखी हुई बात थी, मैंने पढ़ाई थी बहुत बढ़िया से आपको, 43 पे, है ना? मैं 40 पेज नंबर पे अटका हुआ हूँ शायद 3 दिन से, है ना? मैं बोलता हमेशा 40 हूँ, कुछ ना कुछ कारण है इसका, मतलब हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, मतलब यही वर्ड क्यों बार बार आ रहा है? अभी थोड़े दिन पहले एक पेपर का सॉल्यूशन कर रहा था मैं, मेरे सामने लिखा हुआ है 2 6, मैंने 3 बार बोला 2 4, मैंने 2 4 बोला, साहब को सामने बोला 2 4 बोल रहा हूँ, अब मैंने देखा, हाँ मैंने क्या बोल दिया 2 4, 2 6 है ना? हाँ हाँ 2 6, मैंने फिर से शुरू कर दिया, फिर मैं बोल रहा हूँ 2 4, साहब पर ऐसा कर रहे हैं यार, क्या कर रहा हूँ? तो वो तीसरी बार में जाके, चौथी बार में जाके सही हुआ। तो कई बार प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसा ही होता है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? सामने सही लिखा होता है और आप कहीं और बोल रहे होते हैं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, तो फोकस रहना है। कैसे रहना है? फोकस। सही है। हाँ, तो ये मुझसे सीख सकते हो आप, मैं अपनी गलतियां छुपाता नहीं हूँ, कभी बताता हूँ। ठीक है, तो 43 नंबर पेज पे चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में हमने देखा था, बच्चे एक्टोकार्पस और फ्यूकस को लिखा था उन्होंने एक्सेप्शन करके, क्योंकि हमें 3 लाइफ साइकिल तो बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं एनसीईआरटी ने, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सही है, और एक लाइफ साइकिल में आपको और ऐड कर दूंगा, इस पर डिप्लो हैप्लॉन्टिक टेरिडोफाइट्स में पढ़ेंगे हम, और बहुत बढ़िया से बातें बताऊंगा अभी मैं आपको लाइफ साइकिल की। इसमें हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक तो बता चुका हूँ मैं आपको, जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस के द्वारा। सही है बात या नहीं? अब हम ब्रायोफाइट में आगे के लाइफ साइकिल पढ़ने वाले हैं, तो आप जल्दी से ब्राउन एल्गी खत्म करो, फिर रेड एल्गी पे चलते हैं। कोई लाइन वर्ड में कहीं प्रॉब्लम होगी तो मुझसे बात करेंगे आप लोग। समझा? नहीं नहीं ऐसा मतलब, नहीं नहीं ऐसा मतलब, कैल्प्स में उसने लिखा है जनरल, सारे थोड़ी लिखा, ऑल लिखा है क्या उसने? ऑल कैल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक।
है। हाँ, कैल्प आर हैप्लोडिप्लॉइडिक, इसका मतलब जो साइज में क्या होंगे, बड़े होंगे, वो क्या कहलाएंगे, कैल्प कहलाएंगे। और कैल्प जो होते हैं उनमें से कुछ हैप्लोडिप्लॉइडिक हो सकते हैं, सारे नहीं बोलते। पूछ क्यों? बायोलॉजी में सारा शब्द बहुत खतरनाक है। ऑल, ऑलवेज, ओनली, ये बहुत खतरनाक शब्द है, इनसे हमेशा बच के रहना है। क्योंकि कई जगहों पे आपके टीचर को भी जानकारी नहीं होती एक्सेप्शंस की। ऐसा नहीं है कि आपके सामने खड़ा हुआ मास्टर पूरी बायोलॉजी जानता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ 11th और 12th की एनसीईआरटी में जो बायोलॉजी है, बहुत ब्रीफ नॉलेज है बायोलॉजी का। पूछो क्यों? पहला पेज देख लो आप एनसीईआरटी का, फर्स्ट बिल्कुल जो कवरिंग है। हाँ, टेक्स्ट बुक है ये, बुक नहीं है। और टेक्स्ट बुक में कभी भी पूरी जानकारी नहीं है। आप मार्केट से ना एलगी की किताब खरीदना, केवल एलगी एक डिवीजन, या केवल क्लोरोफाइसी की किताब खरीदना, 3 एनसीईआरटी जोड़ लो, इतनी मोटी हो जाएगी। वो बुक है, उसको रेफरेंस बुक कहते हैं। उसमें पूरी डिटेल होती है आज तक की, सारे एक्सेप्शन के साथ। समझ रहे हैं मेरी बात? या नहीं? और किसी ने सारी किताबें पढ़ी नहीं होती बच्चे। इसलिए ऑल, ऑलवेज, ओनली, ये शब्द बहुत आपके लिए हजार्ड है, खतरनाक, इनसे हमेशा बच के रहना। 99% केसेस के अंदर ये हो जाता है कि ओनली, ऑलवेज और ये जो शब्द लगते हैं बच्चे ऑल, ये खतरनाक होते हैं, गड़बड़ कर देते हैं कई जगह। बता रहा हूँ, पढ़ेंगे आप। एपिकल टर्मिनल एक ही बात है। अपेक्स बोल दे, एपिकल बोल दे, अपाइसस बोल दे, टर्मिनल बोल दे, सबका मतलब एक ही है। आज आपको टेक्नोफाइट शुरू होना चाहिए था, क्लास लेट हुआ। यूनियन ऑफ गैमेट मतलब जुड़ना। हो गया जी। अच्छा, आपको अगर याद हो तो क्लोरोफाइसी में मैंने ना दो पिगमेंट लिखे थे, क्लोरोफिल एक और कैरोटीनॉइड। और मैंने कहा था ये पूरे के पूरे साइनोबैक्टीरिया से लेकर एंजियोस्पर्म तक सब में है, बैक्टीरिया छोड़ दो बस आप। क्लोरोफिल ये सब में मिलेगा, याद है? और कैरोटीनॉइड मिलेंगे। चेंज होंगे तो सिर्फ एसेसरी पिगमेंट। आप टेबल में देखो, क्लोरोफाइसी के अंदर देखो क्लोरोफिल ए और बी है। थियोफाइसी में भी क्लोरोफिल ए के साथ ए तो दोनों में ही है। दोनों में क्या बोलो, तीनों में ही है। तीनों में क्या बोलो, सभी प्लांट्स में है क्लोरोफिल ए तो। सही है बात या नहीं? लेकिन एसेसरी पिगमेंट यहाँ ए के साथ कौन हो जाता है? कौन हो जाता है? तो आप अगर यहाँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की आप बात करो, किसकी बात करो, समझ रहे हैं बात या नहीं? आप ये बताइए कि क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर है? बोलो सेल वॉल, बोलो ऐसे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और स्टोर फूड। आपने कल पढ़ा तो हमने कहा कि इसमें स्टोर फूड स्टार्च होता है क्लोरोफाइसी का, और फैट और ऑयल ड्रॉपलेट्स भी होती है। अब यहाँ देखो, सेल वॉल में वहां था पेक्टोज लेयर, यहाँ है एल्जिन लेयर, एक डिफरेंस। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में याद करो, क्लोरोफिल ए और कैरोटीनोइड तो पक्का हो गए, हाँ या ना? लेकिन एसेसरी पिगमेंट साथ में क्लोरोफिल बी तो ग्रीन में होता है, क्लोरोफिल सी। आप ये बताओगे कि ये कैसा पिगमेंट है, तो बोलो कैरोटीनोइड और क्लोरोफिल बी दोनों क्या होते हैं? एसेसरी पिगमेंट। और तीसरा इसमें जो डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा? तो देखो, स्टोर फूड उसमें होता है ल्यूकोसिन या लेमिनेरिन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? आपको मैं क्लियर कर दूं, ये बात पहले भी मैंने बोली है, लेमिनेरिन। लेकिन तब लेमिनेरिन नहीं बोला था, मैंने बोला था क्राइसोलेमिनेरिन। डायटम्स का स्टोर फूड होता है वो, उसमें क्राइसोफाइटा लगता है। और मजे की बात है कि क्राइसोफाइटा में भी कैरोटीनोइड जो था ना बच्चे, ब्राउन एल्गी की तरह फ्यूकोजेंथिन ही था। कौन था? आपको याद है? क्राइसोफाइटा, गोल्डन एल्गी बोले थे हमने, डायटम्स और डेस्मिड्स। किसकी बात हो रही है? डायटम्स और, तो उनके अंदर जो कैरोटीनोइड था ना, ये कैरोटीनोइड कौन सा होता है? फ्यूकोजेंथिन। आप ये बताओ कि आज अगर डेस्मिड्स जो है ना, डायटम्स, अगर वो यूनिसेलुलर ना होते तो हम उनको ब्राउन एल्गी में रखते। यूनिसेलुलर में होने की वजह से कहाँ है वो? प्रोटेस्टा में। याद करो ना, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन बोला था हमने, हाँ या ना? उनके अंदर भी यही पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और कैरोटीनॉइड, सेम एज ब्राउन एल्गी।
तो कल को क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बेसिस पर ऐसा कौन सा प्रोटिस्ट है जो कि ब्राउन एल्गी से मैच करता है। तो आप बताना कि बच्चे डायटम्स मैच करते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट मैच नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर कैरोटीनॉइड जो होते हैं वो लोग डाइनोजेंसिन और डाइडाइनोजेंसिन होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? स्टोर फूड भी उसमें स्टार्च होता है, यहाँ स्टोर फूड जो है वो लेमिनेरिन है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए एल्गी के क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो कितने क्राइटेरिया है? 3। सेल वॉल कंपोनेंट, सेलुलोज और पेक्टोज है तो बोलो ग्रीन एल्गी, सेलुलोज एल्जिन है तो ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए के साथ बी है तो ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल ए के साथ सी है तो फ्यूकोजेंसिन है तो, और स्टोर फूड इसमें, और फ्यूकोजेंसिन का कलर कैसा, फ्यूकोजेंसिन का कलर कैसा, ब्राउन। ये बातें आपको टेबल में लिखी हुई मिलेगी। आप देखिए टेबल के अंदर सबसे पहला कॉलम किसका है, फिर उसके बाद मेजर, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। सही है बात या नहीं? और टेबल में लेमिनेरिन के साथ मैनिटॉल भी लिखा हुआ है। आप इसको याद रखिएगा टेबल को प्लीज, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। पी वाई क्यूज करते हैं आप लोग तो उनको जरूर करिए आप। अगर आपके सॉल्व होते हैं पी वाई क्यूज 90-95%, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एग्जाम में बैठने लायक हो गए। कहाँ पर? एग्जाम में बैठने लायक हो गए, क्योंकि पी वाई क्यूज सॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो तो मेरे को सॉल्व करने आते हैं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व करनी होती है? थर्ड नंबर एक्सरसाइज सॉल्व किया करो आप अपने मॉड्यूल। दूसरों में हो सकता है वो सेकंड हो, वन हो, अपने को उससे मतलब नहीं, लेकिन अपने को थर्ड करनी है कि बीच में सेकंड बोल रहे। नेक्स्ट आपको कौन याद करना है? अच्छा, लास्ट लेक्चर आपने सुना था मेरा, मैंने कहा था कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको ओशियन में जो याद करना है वो कैसे याद करना है? पानी की सरफेस पर, उसके अंदर और उसके अंदर। अब आप देखो C इक्वल टू 1/λ, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के क्या होती है? सनलाइट से 7 कलर की विबग्योर आती है, व्हाइट लाइट। तो आप बताओ कि इसमें विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे फ्रीक्वेंसी कम है। तो बताओ क्या डीप ऑफ द ओशियन में जा पाएगा? है नहीं जा पाएगा, तो रिफ्लेक्शन दिखेगा इसका आपको। इसलिए आप बताइए कि वो डीप ऑफ द ओशन वाले जो होते हैं बच्चे वो रेड कलर के होते हैं, क्योंकि जिस कलर का रिफ्लेक्शन होता है वही कलर तो हमें दिखाई देता है। हाँ या ना? लेकिन आप बताइए कि जो वायलेट है, जो इंडिगो है, जो ब्लू है, इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है पानी के अंदर वो रेड से क्या है, तो वो तो पहुंचेगी ना वहां तक। हाँ या ना? क्योंकि रेड एल्गी के मेंबर जो होते हैं वो डीप ऑफ द ओशियन में होते हैं। सही है बात या नहीं? तो अगर आप इनके हैबिटेट की बात करेंगे तो आप ये भी याद रखिए कि मेनली कैसे है, मैराइन है। सही है बात या नहीं? ऐसा नहीं है कि आपको फ्रेश वाटर में नहीं मिलते। क्या हुआ कि लास्ट लेक्चर में जब यहाँ से क्लास से बाहर निकला था ना मैं, तो कुछ बच्चों ने आके मुझसे ये पूछा था कि सर रेड एल्गी का कोई ऐसा मेंबर नहीं है कि जो फ्रेश मतलब वाटर में होता हो। कौन था वो? लास्ट लेक्चर में काउंटर पे गया था जब मैं, ब्राउन और रेड एल्गी के बारे में पूछा था कि फ्रेश वाटर का कोई एग्जाम्पल नहीं है क्या? तो मैंने कहा था, आए थे बच्चे, कोई बात नहीं, नहीं बता रहा कोई, वो अलग बात है। बेट्रेकोस्पर्मम एक ना रेड एल्गी है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? फ्रेश वाटर में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? ऐसे हम बोलते हैं, बोलो ब्लू ग्रीन एल्गी, नीला रंग होता है, नीला हरा ब्लू ग्रीन एल्गी का। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी के कुछ मेंबर रेड भी है, जैसे कि ट्राइकोडेस्पियम। और ट्राइकोडेस्पियम की वजह से तो बोलो रेड सी का कलर रेड दिखता है आपको। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप हमेशा याद रखिए कि ऑल, ऑलवेज और ओनली शब्द हमारे लिए, हाँ सही है बात या नहीं? तो आप बताइए कि भाई ये मेनली मैराइन है, फ्रेश वाटर में होते हैं, और साथ ही साथ ब्रैकिश वाटर में भी मिलेगा। सही है बात या नहीं? अब आपको एक बात और याद करनी है। आप बताओ कि भाई रोडोफाइसी के जो मेंबर है, रोडोफाइसी के जो, वो डीप ऑफ द ओशियन में होते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो तो प्रेशर कम होता है या बढ़ता है? और नीचे की तरफ, तो डीप ऑफ द ओशियन में प्रेशर ज्यादा है या कम है? बोलो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई प्रेशर पर सरवाइव करते हैं उन्हें बैरोफिलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? सरवाइव एट हाई प्रेशर। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करने वाले थर्मोफिलिक होते हैं,
समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और हाई प्रेशर पे सर्वाइव करने वाले बेरोफिलिक होते हैं। तो आप बताइए तीनों रेड एल्गी मतलब तीनों एल्गी ग्रीन ब्राउन और रेड में से बेरोफिलिक कौन है? आप बताइए रेड एल्गी है। सही है बात या नहीं? एक तो ये बात आपको याद करनी है हैबिटेट में, सही है कि डीप ऑफ द ओशियन में है। अब आप बताओ डीप ऑफ द ओशियन में है तो इनको बचना भी तो होगा, सही है? तो आप बताओ इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें बना हुआ तो सेल वॉल किसका है, लेकिन साथ ही साथ आप बताइए इनमें पॉलीसल्फेट ईस्टर होते हैं और साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी। इसकी प्रेजेंस से इनकी जो सेल वॉल है वो हार्ड हो जाती है, रिजिड हो जाती है। तो अंदर के प्रोटोप्लाज्म पर उस प्रेशर का फर्क नहीं पड़ता। हम नहीं समझ रहे ना आप मेरी बात है? ऊपर से जा रहा है। हाँ, तो आप बताइए कि सेल वॉल को बहुत ज्यादा क्या रखना पड़ेगा, हार्ड रखना पड़ेगा। जैसे आप बताओ हम आर की बैक्टीरिया की बात करते हैं, हम कहते हैं एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन में डेवलप हुए थे वो, तो उनकी सेल वॉल कॉम्प्लेक्स होती है ताकि वो एडवर्स कंडीशंस में सर्वाइव कर सके। हाँ या ना? एडवर्स कंडीशंस में सर्वाइव कर सके। तो वैसे ही आप यहाँ पर बताइए कि इनकी सेल वॉल की स्पेशलिटी है कि इनमें सेलुलोज के साथ साथ पॉलीसल्फेट ईस्टर और कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल प्रेजेंट होते हैं ताकि वॉल को क्या मिले, स्ट्रेंथ मिले, वो हार्ड रहे। क्योंकि ऑर्गेनिज्म कैसा है, बैरोफिलिक। और बैरोफिलिक ऑर्गेनिज्म होने का मतलब है कि बच्चे इसको हाई प्रेशर पर सर्वाइव करना है तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो किस पे ना लगे, प्रोटोप्लाज्म पे ना लगे और बढ़िया से अंदर काम चलता जाए। उसके लिए बच्चे आपको सेल वॉल इनकी याद करनी है हार्ड। ठीक है बात? हाँ या ना? अच्छे से, बिल्कुल। साथ ही साथ आपको इनमें याद करना है कि भाई फोटोसिंथेसिस है। हाँ या ना? तो फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, यस और नो? अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में आपको याद करना है एक तो क्लोरोफिल ए। ए है तो बोलो कैरोटीनोइड तो पक्का होंगे, सही है? और साथ ही साथ क्लोरोफिल डी याद करना है। ए किस में आ गया, सब में आ गया। बी ए के साथ, सी ए के साथ, तो डी ए के साथ। हाँ, तूने चश्मा साफ कर लिया ना? आधा घंटा लगा दिया तूने 10 मिनट क्लास में, 10 मिनट से खेल रहा है तू? अभी नहीं, कैमरे लग रहे हैं बच्चे, नहीं कहीं होंगे, वो लग रहा है, उधर लग रहा है ना? पहले पढ़ाई की फोकस करिए। मैंने पूरी क्लोरोफाइल से पढ़ाई है, इसने पूरी क्लोरोफाइल की तरह चश्मा साफ किया। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? अब मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं भी चश्मा लगाता हूँ तो प्रॉब्लम आती है बच्चे, अगर दाग वाग लग जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है, विजन में दिक्कत होती है। नहीं, मुझे लगा कि चलो हो जाएगा ठीक, अभी लगा लेगा। अब फिर भी भाई वही उसी साधन पर चलता है तो कैसे चलेगा काम? ऐसे नहीं करता। ये शौक के लिए लगा रखा तुम्हें, तो लगा के रखा। नहीं, आप लोगों को लगता है कि सर पढ़ा रहे हैं तो ध्यान नहीं देते। मैं नोटिस हर बच्चे को करता हूँ, मैंने पहले दिन ही आपको ये बात बता दी थी। और मेरे लिए हर बच्चा लास्ट बेंच से लेके पहले बेंच तक इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, हर बच्चा। वो तो बेचारा आज मन में सोच रहा है कि यार मेरे पे पता नहीं इतना क्यों फोकस करते हैं सर, है ना? बेटा तेरे चेहरे पे मुझे दिखता है कि तू पढ़ सकता है और तू सिलेक्शन भी ले सकता है, बस तेरी हरकतें ऐसी हो गई है। एक तो होता है बच्चे में पोटेंशियल ही नहीं होता। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? और आप लोगों के मैक्सिमम जितने भी बच्चे मेरे को दिख रहे हैं, जिनका भी मैं चेहरा देखता हूँ पढ़ते हुए, मुझे सब पोटेंशियल के साथ ही दिखते हैं। पोटेंशियल सब में ही है, बस जरूरत उसको पहचानने की है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, तो सिलेक्शन के लायक तो सभी हो आप, अगर नहीं होते तो मेरी क्लास में नहीं होते, ये 100% है। तो जो मेरी क्लास में रेगुलर बैठता है और रोज बैठता है, इसका मतलब वो पोटेंशियल तो उसमें है, क्योंकि मुझे झेलता है ना 1.5 घंटा वो। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, सच्चाई है इस बात। तो इसका मतलब है कि पहचानना है केवल अपने को, गुण भगवान ने हर किसी को दिया है एक, नहीं, बस आपको अपनी स्पेशलिटी देखनी है, क्योंकि 99.9% डीएनए सबका डिफरेंट केवल कितना है। हाँ, उसी में वेरिएशन आई है आपने। तो आप बताओ कि हमें सिर्फ उस 0.1% डीएनए की पहचान करनी है और उसकी रिस्पेक्ट करनी है कि मुझमें क्या स्पेशल है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? बाकी तो सब कुछ दुनिया का जैसे चल रहा है, वो वाली बात है। तो उस पर थोड़ा काम करिए आप, और उस पर काम कोई और कर ही नहीं सकता, केवल कौन करेगा? हाँ, ठीक है। भी आजकल क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे ऐड देने का मतलब ऐसा होता है कि पहले बच्चा रील्स देखता है ना, तो उसमें पहले पन्ने पे लिखा होता है कि क्या आप ऐसा फील करते हैं, कॉमन बात लिखी होती है, नहीं?
क्या सोते टाइम जब आप जाते हैं बेड पे तो क्या आपके मन में पूरे दिन के ख्याल आते हैं? तो आपको लगता है हाँ यार फिर आप स्क्रॉल करिए, फिर अगले पे स्क्रॉल करते हैं आप। क्या बेड पे जाने के बाद आपको सोने में आधा घंटा लग जाता है? क्या अपने फ्यूचर को देखकर लेकर आप चिंतित हैं? हर बंदा होता है बच्चे, हर बंदा, क्योंकि हम सेल्फ कॉन्शियस है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? जानवर नहीं चलाते इंस्टाग्राम, हम चलाते हैं। और फिर ऐसे ऐसे करते करते स्क्रॉल करते करते लास्ट में कहते हैं अगर ये सब आप में है तो आपको जरूरत है मतलब कंसल्ट करने की, लिंक पे क्लिक करिए। और मतलब कई बच्चे तो होते हैं बेचारे कर देते हैं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो इन चीजों से पूरा दूर रहिए, ये जितनी अट्रैक्टिव उतनी खतरनाक। ऐसे बोलते हैं कई जगहों पे मैंने देखा सुना, जंगल जितना सुंदर होता है ना उतना ही खतरनाक होता है, क्योंकि उतने ज्यादा उनमें डाइवर्सिटी होने के चांसेस। तो जो चीजें आपको बहुत जल्दी, कई बार होता है बच्चों के साथ ऐसे कि कई चीजों को अट्रैक्ट करता है वो बहुत आसानी से, उसको लगता है कि ये चीज तो बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। और याद रखिए जिस एज में अभी आप हैं, टीन एजर से जस्ट बाहर निकल गए हैं, इस एज में जिस चीज को ग्रैप्स करने में आपको 1 मिनट का भी समय, आप समझ जाना वे आपका फ्यूचर खराब करेगी 100%। लेकिन जिस चीज को करने में आपको थोड़ा सा जोर लगे, हिम्मत लगे, नहीं समझ रहे आप, करेज चाहिए आपको। जैसे मैं कहूँ कि 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना है, नहीं समझ रहे आप मेरी बात, और आपसे वो नहीं हो पा रहा, तो आप समझ जाना यही वो चीज है जो मेरी जिंदगी बनाएगी। क्योंकि कारण क्या है कि आप ना अभी टीनेजर से बाहर निकल के अडल्ट की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा, सही होगा। और नेचर ने ये सेट कर रखा है पहले से, इवोल्यूशन के अंदर ये सेट है कि जब बच्चा अपने फ्यूचर की लाइन सही वाली पकड़ता है ना, तो उसको चेक कर लो कि इसके लायक है या नहीं। समझ रहे आप मेरी बात? तो आपका दिमाग ही ऑलरेडी ऐसा सेट है। तो इसलिए किसी और पे काम करने के बजाय काम किस पे करना है, वो करते नहीं। हम दुनिया पे काम करते हैं, दो लोग साथ में बैठ गए तो बात हमेशा तीसरे की करते हैं, किसी खुद की नहीं करते। तो फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आप बताओ, क्लोरोफिल ए के साथ कौन है और साथ में कौन है? लेकिन आप बताना ये रेड एल्गी है, सही है बात या नहीं? तो रेड एल्गी में एक पिगमेंट होता है, बोलो आर फाइको इरिथ्रीन, जो कि किस कलर का है? बच्चा कहता है यहाँ आर क्या रिप्रेजेंट करता है? बोलो रेड एल्गी। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो पिगमेंट है ना बच्चे, ये आपको ब्लू ग्रीन एल्गी में भी मिलता है, फाइको इरिथ्रीन और फाइको साइनिन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन वहां उनके नाम के सामने लिखा होता है सी फाइको इरिथ्रीन और सी फाइको साइनिन। सी स्टैंड फॉर द साइनोफाइसिन या साइनोबैक्टीरिया। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? और यहाँ शब्द क्या लगेगा? और ऐसा एनसीईआरटी ने लिख के दिया है हमें, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की, मतलब स्टोर फूड भी यही बता दूं मैं आपको, डिफरेंस तीनों एक साथ आ जाएंगे ना। फिर स्टोर फूड की बात करोगे तो आप बताओगे फ्लोरिडियन स्टार, ठीक है। अब बताओ रिप्रोडक्शन में 3 रिप्रोडक्शन आपको याद करने हैं। बोलो फर्स्ट वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, सही है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बोलो फ्रेगमेंटेशन। नंबर 2 पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोलो नॉन मोटाइल फूड। आपको ना एक बात याद करने की, पूछो क्या? रेड एल्गी के अंदर कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं करता। सोच के देखो, बहुत ज्यादा प्रेशर पे हो आप, हाई प्रेशर पे। अब बाहर तो आपके सेल वॉल थी हार्ड, उसने अंदर के प्रोटोप्लाज्म को बचा लिया। अब आपने क्या हेयर लाई के ग्रोथ बाहर निकाली सारी से, पानी में चलाएंगे, और ऊपर से क्या लग रहा है? तो आप सोचो ना बच्चे की, ये तो वैसी बात हो गई कि मेरे को पानी में डाल के और ऊपर मेरे 10-15 पत्थर रख के फिर कहेंगे तैरो। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो आप बिना प्रेशर के तो तैर जाओगे, लेकिन प्रेशर के साथ तो तैरना आपके साथ हो ही नहीं पाएगा ना। यस और नो? तो आप बताओ कि यहाँ मोटाइल स्ट्रक्चर बनती ही नहीं है कोई, सही है बात या नहीं? तो आप बताइए कि मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट, बोलो मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट, सही है बात या नहीं? और अगर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बोलो ओगन। अब जैसे मैंने बच्चे को क्या बताया, बच्चा फिर कंफ्यूज, मोटाइल स्ट्रक्चर तो है नहीं, ओगमी कैसे हो सकती है?
आप बताओ कि जो मेल गैमेट होते हैं ना उनको पानी में फ्री कर दिया जाता है, बोलो ऐसे, और वाटर करंट के साथ बहते हैं, और रैंडम रैंडम रिप्रोडक्शन होता है कि मेल गैमेट पानी में क्या कर दिए गए, फ्री कर दिए गए, और वाटर करंट से वो मेल गैमेट जाकर फीमेल गैमेट से मिलते हैं, तो ये प्रोसेस रैंडम है। तो पता चले कि फीमेल गैमेट इधर थे, मेल गैमेट यहाँ थे, पानी का बहाव इधर है, तो फर्टिलाइजेशन में आसानी है, और पानी का बहाव इधर हो गया, तो बोलो रैंडम प्रोसेस है, क्योंकि फ्लेजेला है नहीं, तो जो मेल गैमेट है उसको चल के जाना है फीमेल गैमेट के पास, क्योंकि हम करवा क्या रहे हैं, ओ गैमी, तो किसके थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा। लेकिन आपको ना एक बात याद रखनी है, जब हमने यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी ना, ऊगैमी की बात करी, तो आपको ये याद करना है, बोलो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं। होता क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ और क्या बना, सही है, तो जाइगोट बनने के बाद मियोसिस होकर हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, हाँ या ना। यहाँ आप बताइए डायरेक्ट स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता, कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जाता है, जैसे अपने बात करें ना मतलब हायर ऑर्गेनिज्म की, प्लांट और एनिमल्स की, तो जाइगोट से डायरेक्ट कभी ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, बीच में पहले एम्ब्रियो बनता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो आप बताइए यहाँ एम्ब्रियो तो बनता ही नहीं है, एम्ब्रियो तो बनता ही नहीं है, तो आप बताइए बीच में पहले एक मल्टी सेलुलर क्या बनाई जाती है, स्ट्रक्चर बनाई जाती है, फिर उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। पूछो ऐसा क्यों, बोलो सर्वाइवल की लड़ाई है ना। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है रैंडम, होगा भी या नहीं होगा पता ही नहीं, हो गया है तो हाई प्रेशर पे सर्वाइव कर रहे हो, तो सिंगल सेल के सर्वाइवल में दिक्कतें आती हैं। तो ये देखा गया है कि रेड एल्गी में जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट। तो जाइगोट फॉर्म होने के बाद, बोलो ऐसे, जो मल्टी सेलुलर एक स्ट्रक्चर बनती है बच्चे, इसलिए हम लिख देते हैं कि भाई जो रेड एल्गी होती है उसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट दूसरे एल्गी के कंपेयर में कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस होता है, हाँ या ना। लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं होता, बाकी में तो क्या जाइगोट बना, मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड स्पोर बने, नया ऑर्गेनिज्म बन गया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। तो बोलो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू अदर एल्गी, किसमें, रेड एल्गी में, किसमें, रेड एल्गी में। तो पहले तो 31 नंबर पेज पे आओ, नीचे नीचे दो डायग्राम है आपके पास, पहला डायग्राम किसका, पोरफायरा, दूसरा पॉलीसाइफोनिया, तो दो एग्जांपल तो रेड एल्गी के यहीं से तैयार हो गए आपके। मतलब मैं डायग्राम क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं बताऊं बच्चे, नीट 2017 से 2017 से 23 तक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं, नीट का पेपर देखना आप, है ना। 2020-21 के सेशन में एक पेपर री नीट के नाम से हुआ था, 6 क्वेश्चन बायोलॉजी में डायग्राम बेस्ड आए, वरना एनसीईआरटी के नीट में क्वेश्चन ही नहीं आ रहे डायग्राम बेस्ड। आप देखना चाहिए पिछले की, जब से नीट हो रहा है 17 से कंटिन्यू हो रहा है, हालांकि नीट 16 में 18 से कंटिन्यू हो रहा है, हालांकि नीट 16 में भी हुआ था, 17 में फिर से एपीएमटी हो गया था, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 यूं यहाँ तक चलते चलते कितने साल हो गए, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, कितने साल है, 6 साल है। शायद पेपर आपके पास इसमें 9 है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, री नीट के नाम से, ठीक है बात या नहीं। तो 21 में पेपर हुआ था, 6 क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड थे, 5 या 6 क्वेश्चन, लेकिन वैसे जनरली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। मुझे जहां तक अभी तक जो फील आया वो यही आया कि भाई अगर डायग्राम्स की हम बात करें ना यहाँ, तो डायग्राम जो है एनसीईआरटी के सारे कलरफुल है, और पेपर बनता है ब्लैक एंड व्हाइट, तो डिफरेंशिएशन ठीक से हो नहीं पाता, नहीं समझ रहे आप मेरी बात, हाँ या ना। इसलिए डायग्राम को जो बेस्ड क्वेश्चन को ज्यादातर अवॉइड ही किया गया है, लेकिन मैं अवॉइड करके नहीं चलता, नहीं समझ रहे आप मेरी बात। कल को मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ठीक है इस डायग्राम में बाकी चीजें ठीक नहीं दिख रही, लेकिन डायग्राम देख देखे तो ये तो पूछा जा सकता है ना कि किसका डायग्राम है। और मेरे को, मैंने कभी देखा ही ना हो जिंदगी में, तो मेरे को क्या पता, मेरे लिए तो सारे अलग ही है, कौन सा रेड है, कौन सा ब्राउन है, कौन सा ग्रीन है, वो तो तब पता चलेगा जब नीचे नीचे देखूंगा मैं। तो बोलो ऊपर के दोनों डायग्राम ग्रीन एल्गी के, बीच के तीनों ब्राउन एल्गी, और सबसे नीचे वाले दोनों, जिसमें से पहला डायग्राम किसका है, पोरफायरा का, और दूसरा डायग्राम किसका है, हाँ पॉलीसाइफोनिया का। क्योंकि जब तक आप एग्जामिनेशन का माइंड नहीं पढ़ोगे ना बच्चे, तब तक आप एग्जाम में अच्छे से चीजों को सॉल्व नहीं कर पाओगे, नहीं समझ रहे आप मेरी बात। पेज पलटो, रेड एल्गी पढ़ो जल्दी से,
मैंने कहा ना, ऐसा कब बोला कि नहीं होते? मैंने मेनली लिखा ना इसके हैबिटेट में। मैंने कब बोला कि फ्रेश वाटर में नहीं है? मैंने इसका एग्जांपल भी दिया, मैंने कहा बेट्राकोस्ट्रोमम होता है, पानी की सरफेस पे ग्रो करता है ना। और रेड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के केस में तो हम उसकी भी बात करते हैं, गॉड को इफेक्ट की, लेकिन इतने डिटेल में मेरे को जाने की जरूरत ही नहीं है। रात में जो होते हैं, जो एल्गी पानी में डूब जाती है, दिन के समय पानी के सरफेस के ऊपर तैरने लग जाते हैं, जिनमें गैस वैक्यूल्स पाई जाती है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, क्योंकि दिन में प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो O2 गैस बनाएगा, जिसकी वजह से उसमें गैसेस का प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से बाउंसी आ जाती है, तो पानी की सरफेस को तैरने लग जाते हैं, अंधेरे में वो पानी में नीचे चले जाते हैं, डूब जाते हैं। नहीं समझ रहे? वेट की वजह से। वैसे बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन नहीं बता रहा हूँ ना, मैंने शुरू में ये बात क्लियर कर दी थी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेड एल्गी केवल मैराज में होती है। ठीक है, चले भी आगे। अब एग्जांपल देखो, दो तो डायग्राम थे ही आपके पास, दो एग्जांपल एनसीईआरटी लिख रही है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। तो अब आप बताओ, एक ना सब्सटेंस है, बोलो अगार अगार, ये आपको मिलता है, बोलो प्लांट टिश्यू कल्चर में हम यूज करते हैं इसका, है ना, एज ए न्यूट्रिशन। भाई टोपी वाले ऐसे मतलब बढ़िया नहीं पढ़ा रहा मैं, है सही नहीं पढ़ा रहा, मेरे को नहीं लग रहा। एक्टिव रही है बच्चे, मेरे में देखा तूने कभी मेरे को डल होते हुए क्लास के अंदर? कहीं पर भी तेरे को लगा हो कि सर का एनर्जी लेवल डाउन हो गया, सर उपवासियां ले रहे हैं, सर खड़े हैं यहाँ इधर खुजली कर रहे हैं? अब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए भी कहता हूँ, तब भी मैं एक्टिव होता हूँ पूरा, हालांकि मैं चुप खड़ा होता हूँ, लेकिन कभी आपने देखा मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ खड़ा, और ये इधर उधर कर रहा हूँ, ऐसे हल्के कभी देखी है आपने? नोटिस किया मेरे को? तो मैं हमेशा नोटिस करवाना चाहता हूँ आपको कि अगर मैं एक्टिव हूँ तो तुम्हें मुझसे डबल होना चाहिए, क्योंकि मुझे कैसा पढ़ाना है वो डिपेंड हमेशा किस पे करता है। हाँ, कि आपने मुझसे पढ़वाना कैसा है। तो अगर अगर ऑब्टेन करते हैं, बोलो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से, सही है बात या नहीं? ये दो रेड एल्गी के मेंबर हैं जिनसे इसको अगार अगार को ऑब्टेन किया जाता है। ये एनसीईआरटी ने लिखा है, उसको कहाँ लिखा है? तो आप देखो कि शुरू में जब हम शुरू करते हैं, यस पे 32 नंबर पेज के ऊपर, क्लोरोफाइसी के पहले, है ना, तो क्लोरेला के ठीक ऊपर वाली लाइन में लिखा उन्होंने, और वहां पर रेड एल्गी के लिए एक सब्सटेंस और लिखा है, कैराजेनिन। सही है बात या नहीं? और ये बताया है कि ये एक हाइड्रोकोलॉइड, हाइड्रोकोलॉइड वो है जो पानी को अपनी तरफ क्या करता हो, अट्रैक्ट करता हो, वाटर को होल्ड करता हो। तो आप बताओ कि ब्राउन एल्गी से जो हाइड्रोकोलॉइड है वो कौन है? एल्जिन। और रेड एल्गी से कौन है? और साथ ही साथ अगार अगार, अगार अगार में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन रिच होता है ये। और आप बताइए कि जब हम टॉपिक पढ़ते हैं ना इम्बाइबिशन, हाँ ना तो बोलो, कौन सा? इम्बाइबिशन टॉपिक का नाम क्या है? हाँ, इम्बाइबिशन। तो जब आप इम्बाइबिशन टॉपिक पढ़ते हो, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में पेज नंबर 182 पे, तो इम्बाइबिशन जब आप पढ़ते हो तो इम्बाइबिशन में आपको याद करना है कि इम्बाइबिशन होता है वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी। जैसे आप बताओ कि भाई बारिश के दिनों में दरवाजे लकड़ी के फूल जाते हैं अपने घरों के, तो वो इम्बाइबिशन की वजह से होता है। तो आप बताइए, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए ना कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसकी मैक्सिमम इम्बाइबिशन पावर है नॉन सब्सटेंस लिविंग वर्ल्ड में, आप बताना अगार अगार। और अगार अगार जल्दी से सूखता नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर को, वाटर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी इसकी क्या होती है, इसलिए हम इसको न्यूट्रिशन मीडियम की फॉर्म में यूज करते हैं, कल्चर मीडियम में, जब हमें टिश्यू कल्चर करवाना होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो बोलो, न्यूट्रिशन रिच है और वाटर को भी होल्ड करने की कैपेसिटी है, तो सूखने देगा नहीं, तो एक बेस्ट न्यूट्रिशन मीडियम बन जाता है ये। तो कल्चर मीडियम में अगार अगार को यूज किया जाता है। क्लियर है बात? हाँ या ना? अच्छे से आगे बढ़ते हैं फिर। देखो अब आप देखो, मैं आपको बताऊं, एक ना आइकलर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने थैलोफाइटा शब्द दिया था अपने क्लासिफिकेशन। AW आइकलर नाम था, क्लासिफिकेशन पढ़ते तो थैलोफाइटा शब्द आता है। थैलोफाइटा शब्द का मतलब हो गया थैलस बॉडी वाले प्लांट। सही है। अब आप बताओ कि थैलोफाइटा का मतलब हो गया थैलस बॉडी, थैलस बॉडी का मतलब क्या हो गया है? बोलो, इनमें रूट, स्टेम और लीव ये होते हैं एब्सेंट। सही है। अगर कभी बात आए थैलोफाइटा की, तो आप बताइए फंजाई और एल्गी को कंसीडर करेंगे हम। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? किसकी बात करेंगे? सही है बात या नहीं? थैलोफाइटा के, वो थैलोफाइटा बोलने के लिए क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए? बोलो, थैलस बॉडी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब जाइगोटिक मियोसिस या गैमेटिक, गैमेटिक,
हाँ, जाइगोटिक मियोसिस। सही है बात या नहीं? सही है बात या नहीं? तो मियोसिस कौन सा होगा इनमें? और आप बताइए एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता। अगर ये तीनों चीजें फॉलो हो रही है तो हम उसको किस में रख सकते हैं? तो बताइए थैलोफाइटा की बॉडी कैसी होती है? थैलस होती है। सही है बात या नहीं? ये आर एच विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले दी गई टर्म है, क्योंकि वहां तक आने से पहले पहले तो आप 5 किंगडम की बात कर रहे हो ना बच्चे। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ या ना? तो 5 किंगडम तो उसके बाद ही आया है, उससे पहले तो 2 किंगडम के अकॉर्डिंग ही चल रहे हो आप। तो थैलोफाइटा में हम एल्गी और फंजाई दोनों को रखते हैं। आप बताइए दोनों का जो मेन बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है। हाँ या ना? एम्ब्रियो इनमें बनता नहीं है। हाँ या ना? और साथ ही साथ आपको याद करना है कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, बोलो ऐसे, बोलते ही नहीं हो तुम, बोलो यूनिसेल्यूलर कैसे होते हैं और नॉन जैकेटेड। सही है बात या नहीं? और साथ ही साथ आपको याद करना है कि ये क्रिप्टोगैमस में आएंगे, और क्रिप्टोगैमस का मतलब हो गया कि जिनके सेक्स ऑर्गन विजिबल ना हो। पहले उबासने ले रहा था, अब सो रहा है, क्या चाहता है? हाँ, तो कैमरा यही लग रहा है, पकड़ के ले जाऊंगा अभी मैं। हाँ, तो मैं कुछ बोलूंगा, मैं आंखें बंद करके सुन रहा था। पढ़ने आए हो, ध्यान करने थोड़ी आए हो। सही है बात या नहीं? हाँ, ध्यान रखिए हमेशा बच्चे, हम हमेशा किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो सबसे पहले माथा टेकते हैं ना, यस और नो? किससे? हाँ, तो ऐसे भगवान के सामने से माथा टेकते हैं। जुड़ते क्या है? झुकाते क्या हो? लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत किसकी करनी होती है? पैरों की। भाई सिर और हाथ पर माथा लेके कौन गया है? हाँ, लोग उस पर ध्यान ही देते। हाँ, तो वही बोलना चाहता हूँ कि पढ़ाई के अंदर आंख, मतलब कान, नाक, आंख, ये सब खुले रहने चाहिए। नाक भी खुला रहना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल ठीक रहना चाहिए आपकी बॉडी का, वरना इनएक्टिव हो जाओगे। बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, जो देखोगे वो याद रहेगा। हमारे क्या है कि पढ़ाई के अंदर, एजुकेशन के अंदर, जब भी हम किताबें पढ़ते हैं ना, तो आप बताते हैं कि फोटोग्राफिक मेमोरी होती है हमारी। डायग्राम्स आपको याद रहते हैं, सर ने कौन सा कहाँ कैसे लिखा था। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? किताब में कौन सी लाइन कहाँ लिखी हुई है, इस पैराग्राफ के अंदर सर यहाँ एक वर्ड था सर, ढूंढ के नहीं लाते आप लोग? हाँ, वो सर, वो डायग्राम के ठीक नीचे एक लाइन थी सर, वो नहीं समझ आ रही सर। तो इसका मतलब डायग्राम ठीक बनने चाहिए, और वो तभी बनेंगे जब आपकी आंखें क्या होंगी। हाँ, सुनने थोड़ी आए हो आप। आप बताओ, क्रिप्टोगैमस का मतलब हो गया हिडन सेक्स ऑर्गन, क्या बोलेंगे? हाँ, तो हिडन सेक्स ऑर्गन्स की बात है। ठीक है बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से, बिल्कुल। इसलिए बच्चे, आप, मैं बता दूं कि पैर छूने की प्रथा वहीं से शुरू हुई, क्योंकि सब लोग हाथ मिला रहे हैं, आगे सिर माथा झुका रहे हैं, इज्जत हाथों को मिल रही है, आप हाथ धो के जा रहे हो, है ना, सिर बढ़िया से झुका रहे हो, लेकिन पैरों को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा कोई। तो फिर रिस्पेक्ट बना देगी कि जब भी किसी की रिस्पेक्ट करनी है उससे पैर छूने। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो हर चीज का कोई ना कोई कारण तो है ही, सोच समझ के रखा गया है, तो वैसे ही आपको यहाँ चलना है। तो आंखें खुली रखनी है। तो ये थैलोफाइटा के कैरेक्टर हैं। किसके कैरेक्टर हैं? ये मिलेंगे ही मिलेंगे, जिनमें ये मिल जाए वो थैलोफाइटा है, बोलो ऐसे। अब आप देखो, हमने सबसे पहले किसको पढ़ा? एल्गी को। सही है। अब एल्गी के बाद जो प्लांट आएंगे उनका नाम क्या है? क्या नाम है? ब्रायोफाइटा के बाद कौन आएगा? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद कौन आएगा? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। सही है बात या नहीं? यही इवोल्यूशन में पढ़ने वाले हैं हम। बोलो, एल्गी तो आते हैं थैलोफाइटा में, ये तो हमने पढ़ लिया है। हाँ या ना? यस और नो? अब क्या होगा कि यहाँ ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो की तरफ जब हम चलेंगे ना एल्गी के बाद, तो आपको दो टाइप के प्लांट याद करने हैं। कितने टाइप के? बोलो, एक प्लांट आपको याद करना है गैमेटोफाइट प्लांट, बोलो ऐसे। एक आपको याद करना है स्पोरोफाइट प्लांट, बोलो ऐसे। गैमेटोफाइट, बोलो गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट।
ऐसा प्लांट जो क्या बनाता है उसे क्या कहते हैं? एक आपको याद करने हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। जो स्पोर बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? हाँ, सेप्रोफाइट मत बोल देना, मिलता जुलता शब्द है। हाँ, सेप्रोट्रॉफिक सेप्रोफाइट होते हैं जो डेड से फूड ले रहे हैं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? भाई साहब गलती से आ गए क्या क्लास में आप? कल आए थे? परसों? रोज आ रहे हैं? तो आज क्या हो गया? फोन कम चला दिया कर। है? पापा मुझे तो कोटा भेज दो। क्यों? नींद पूरी करके आऊंगा। मैंने सुना है कि क्लास में नींद बहुत अच्छी आती है। और अगर जगदीप सर की क्लास लग जाए तो कहना ही क्या, पढ़ाते ही रहते हैं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, बोलते रहते हैं बार बार कि एनसीईआरटी पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो। हमें तो कुछ उसमें दिखता नहीं। ये वही वाला है। मैं कह रहा हूँ ना, हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन उस दिन को हर दिन जैसा बनाना हमारा काम हो। भाई साहब बातें मत करिए अभी भी। और अगर ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही है तो बैग उठाओ, बाहर चलो। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं क्या फील करवा रहा है। सीधा बैठ। और यहाँ देख। अब गर्दन इधर से उधर होगी, देखना इलाज करूंगा। गैमेटोफाइट प्लांट का मतलब हो गया गैमेट प्रोड्यूसिंग। स्पोरोफाइट का मतलब हो गया स्पोर प्रोड्यूसिंग। यहां से आपको दो जनरेशन पढ़ना शुरू करता है। अभी तक तो आप चल ही नहीं रहे थे उससे, आप केवल बस गैमेट बने, जाइगोट बना, मियोसिस हुआ, नया प्लांट बन गया, बस वो चलते आ रहे थे। सही है बात या नहीं? लेकिन यहाँ से आपको दो प्लांट याद करने हैं। तो आप बताइए कि यहाँ से हमारे पास दो प्लांट है, तो ब्रायोफाइटा में एक तो आपको गैमेटोफाइट प्लांट मिलेगा, सही है, और एक स्पोरोफाइट मिलेगा। सही है बात या नहीं? बोलो, यही गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट आपको टेरिडोफाइट में भी मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म में भी मिलेंगे, और एंजियोस्पर्म में भी मिलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अब समझने की बात आपके लिए ये है कि ब्रायोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो कौन होता है? ठीक है? जब भी क्वेश्चन आएगा ब्रायोफाइट पर, इन ब्रायोफाइट्स, आपके दिमाग में गेमेटोफाइट के अकॉर्डिंग ही आंसर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि स्पोरोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट, गेमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट, फिर तो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। हाँ या ना? लेकिन अगर स्पेसिफाई नहीं है तो आपको समझना है कि ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो काउंट हमेशा। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? यस और नो? आप ना एक बात याद करो, पूछो क्या। मैं अब यहाँ मेन क्या लिखूंगा? यहाँ मेन क्या लिखूंगा? यहाँ मेन क्या लिखूंगा? बोलो ऐसे। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन प्लांट हमेशा गमेटोफाइट होता है। अच्छा, क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? क्या ये भी करते हैं? क्या ये भी करते हैं? क्या ये भी करते हैं? तो इनके लिए मेन कौन होना चाहिए? हाँ, क्योंकि गैमेट बनेंगे नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाओगे कैसे? बस हुआ ये कि जो गैमेटोफाइट प्लांट है ना, ब्रायोफाइट के बाद रिड्यूस होता गया। बताइए, ब्रायोफाइट प्लांट में गैमेटोफाइट रिप्रोडक्शन के अलावा भी सारे काम करता है, लेकिन आगे की जनरेशन में सारे काम स्पोरोफाइट ने ले लिए, और गैमेटोफाइट को कहा तो केवल रिप्रोडक्शन कर। तो फिर उसको बोलो डेवलप होने की जरूरत ही नहीं ना ज्यादा। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि टेरिडोफाइट के बाद स्पोरोफाइट डेवलप हो गया और गैमेटोफाइट रिड्यूस हो गया। ब्रायोफाइट तो गैमेटोफाइट मेन है, मैं टेरिडोफाइट से बोल रहा हूँ। समझ रहे मेरी बात यानी? नहीं, टेरिडोफाइट से
ब्रायोफाइट के बाद से, लेकिन टेरिडोफाइट से नहीं। मैंने बोला ब्रायोफाइट के बाद, टेरिडोफाइट से। अगर मैंने के बाद बोल दिया तो हो सकता है वो शब्दों में हेरफेर हो गया हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां से, टेरिडोफाइट से। कौन? स्पोरोफाइट तो डेवलप होता गया, सही है बात या नहीं? और गेमेटोफाइट, क्योंकि उसको केवल एक काम दे देगा कि तेरे को रिप्रोडक्शन करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। स्पोरोफाइट ने कहा बाकी सारे काम मैं संभालता हूँ, सही है बात या नहीं? यस और नो? एनवायरमेंट से इंटरेक्शन करना है, उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर डेवलप करने हैं, फोटोसिंथेसिस करना है, फूड बनाना है, सॉइल से मिनरल एब्सॉर्ब करने, सारा काम मुझे दे दो आप। ब्रायोफाइट तक ये था कि सारा काम गेमेटोफाइट ही कर रहा था, साथ में रिप्रोडक्शन भी कर रहा था। अब वो सारे काम मेरे से करवा रहे हो आप, तो मैं रिप्रोडक्शन पे ध्यान दूं या बाकी मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर पे? तो स्पोरोफाइट ने कहा कि भाई इतना को गर्म हो रहा है तो केवल ध्यान किस पे दे? हाँ, जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स को आगे ट्रांसफर करवाओ आप, नई जनरेशन को पैदा करो, हाँ या ना? बाकी सारे काम मुझ पे छोड़ दो आप, सही है बात या नहीं? और आप बताओ कि जब आप एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो आप में क्या बनता है? बोलो, रूट, स्टेम और लीव, सही है बात या नहीं? तो आज के बाद याद कर लो कि लीव्स, स्टेम और रूट, ये तीनों ही स्ट्रक्चर हमें स्पोरोफाइट में मिलती है। बोलो, ऐसा कोई गेमेटोफाइट है ही नहीं जिसमें रूट, स्टेम और लीफ तीनों हो। बोलो, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक हो सकती है स्ट्रक्चर, लेकिन ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स कभी गेमेटोफाइट में नहीं होती। अब अगर मैं कहूँ ना कि बाहर से जाओ पत्ता तोड़ के लाओ, डंडा तोड़ के, पिटाई खाई है तुमने कभी डंडे से? तो वो हमेशा स्पोरोफाइट का स्टेम खाया आपने। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? क्योंकि यहां से आगे, मतलब टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तक जाते जाते जो गेमेटोफाइट होता है, बोलो इतना रिड्यूस हो जाता है कि बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखता। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो स्पोरोफाइट डेवलप हो गया, तो ये बात आप ध्यान रखना, पक्का है? ठीक है, एक चीज और सीख लो, फिर और बता देता हूँ, बता दूं? बोलो, ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्या बोलोगे आप? बोलो, टेरिडोफाइट में गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता है। और जब हम कहाँ आ जाते हैं? बोलो, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड करता है। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बोलो, अब इतना रिड्यूस होगा, उसने कहा कि मैं केवल क्या करूंगा, बाकी सारे काम कौन करेगा? तो फिर आप बताओ कि अगर उसको केवल रिप्रोडक्शन करना है तो वो फोटोसिंथेसिस क्यों करेगा? तो फिर अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, सब चीजों के लिए वो स्पोरोफाइट पर डिपेंड करने लगता है। समझ रहे हैं मेरी बात, हाँ या ना? तो इवोल्यूशन के दौरान प्लांटिंग किंगडम कुछ ऐसा शुरू हुआ, सही है बात या नहीं? हाँ या ना? अरे हाँ ना तो बोलो अच्छे से। आप बताओ, गेमेटोफाइट प्लांट हमेशा आपको प्लांटिंग किंगडम में हैप्लॉइड याद रखना है, याद कर लो। कैसा याद करना है? बोलो भाई, फिर से बोलो। क्या? हाँ, और स्पोरोफाइट आपको डिप्लॉइड याद, ठीक है? अच्छे से, पक्का? हाँ, ये बात आप याद कर लीजिए। स्पोर तो रहेगा, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है अपने। नहीं नहीं, ऐसा किसने बोल दिया? स्पोर हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। तो एक बात सोच, सब मैं बताता हूँ। म्यूकस की बात करते हैं, बता कौन सी एल्गी है? ब्राउन है, रेड है, ग्रीन है? ब्राउन एल्गी। चल मेरे को बता, एल्गी की फ्लॉइडी कैसी होती है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? एल्गी की पूछ रहा हूँ मैं, हैप्लॉइड, तभी तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। लेकिन फ्यूकस की फ्लॉइडी बताओ, है? पक्का? अब फ्यूकस से नया फ्यूकस बन रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, बाय जूस स्पोर, क्योंकि ब्राउन एल्गी जूस स्पोर से रिप्रोड्यूस करती है, हाँ या ना? तो बताओ, बनने वाला जूस स्पोर हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड?
स्पोर तो हैप्लॉइड हो सकते हैं, डिप्लॉइड हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता हो। हाँ, स्पोर तो हमेशा डिप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि प्लांट कैसा है, क्योंकि उसमें फ्यूजन तो हो रहा ही नहीं, प्लांट से प्लांट बनना है। तो अगर मेन प्लांट मेरा डिप्लॉइड है तो स्पोर भी डिप्लॉइड बनेगा, ए सक्सेल रिप्रोडक्शन वाला। और अगर मेरा मेन प्लांट हैप्लॉइड है तो ए सक्सेल स्पोर भी हैप्लॉइड ही बनेगा, क्योंकि उसी से नया प्लांट बनना है, क्योंकि फ्यूजन तो होना ही नहीं है ना। बढ़े भी, आगे बढ़े। यहां तो कोई दिक्कत किसी को लगे कि बात समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। कहानी समझ में आ गई पूरी आपको? पक्का? होता पता है क्या है बच्चे, बेसिकली क्या है कि डाइवर्सिटी के अंदर प्लांटिंग किंगडम में बच्चे को ये बात नहीं पता होती, वो इसको सीक्वेंस में याद नहीं करता। वो याद करता ब्रायोफाटा में अच्छा ऐसा होता है, क्रीडोफाइट में अच्छा ऐसा होता है, जिम्नोएंजियो में अच्छा ऐसा होता है, बाद में हो जाती खिचड़ी। आपको केवल एक फ्लो याद करना है कि ब्रायो से, टेरिडो से, जिम्नो से एंजियो की तरफ जब हम जा रहे हैं तो पहले आपको बताना है कि मेन प्लांट हमेशा गैमेटोफाइट डेवलप होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं आप हायर ऑर्गेनिज्म में, वो गैमेटोफाइट ही करेगा। सही है बात या नहीं? तो ब्रायोफाइट जो थे वो पहली बार जब उन्होंने गैमेटोफाइट डेवलप किया तो गैमेटोफाइट्स को सारे काम करने पड़ रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ दूसरे काम भी। हाँ या ना? फिर उन्होंने कहा कि अगर यार मेरे को रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो मैं रिप्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करूंगा ना। नहीं समझते आप मेरी बात? अब फिर आगे बात आती है, बच्चा कहता है ऐसा क्यों? बताओ, एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करने पर जेनेटिक्स हो गया आपका। जेनेटिक मटेरियल की खूबियां पता है आपको क्या होती है? एक आदि बता दो कोई। एग्जैक्टली पहला शब्द यही होता है कि जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए। आप सोचो अगर गैमेटोफाइट रिप्रोडक्शन के अलावा बाकी सारे काम भी करेगा, हाँ या ना, तो एनवायरमेंट से क्या करेगा? और इंटरेक्शन से चेंजेस आते हैं। तो उसने कहा कि अगर सारे काम मुझसे करवाओगे ना तो रिप्रोडक्शन भी थोड़ा ज्यादा सही नहीं होगा। तो फिर स्पोरोफाइट ने कहा कि एनवायरमेंट से इंटरेक्शन करता हूं मैं, आप केवल क्या करो। इसलिए आप याद करो, मैंने शुरू के दिनों में बताया था रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ज्यादा स्टेबल कंसीडर करते हैं फ्लावर के कैरेक्टर को रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को। नहीं समझ रहे मेरी बात? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल स्टेबल रहता है ना बच्चे। समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो स्पोरोफाइट को काम दे दिया गया कि भाई आप सारे काम करो, गेमेटोफाइट को कहा गया कि मेरे को केवल क्या करना है। हाँ, ऐसे ये सीक्वेंस याद करोगे ना तो लाइफ साइकिल में दिक्कत ही नहीं आएगी आप। अब आप सोचो, यहाँ मेन प्लांट कौन है, गेमेटोफाइट कैसा होता है, हाँ, और स्पोरोफाइट। सही है। तो बताओ मेन प्लांट कौन कौन है, कैसा होगा? तो बोलो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो हो गया। यहाँ देखो मेन प्लांट कौन है, कैसा होता है, और उसके ऊपर कौन है? ऊपर नहीं है, इंडिपेंडेंट है। हाँ, लिखा ऊपर है, इंडिपेंडेंट है। तो बताओ इसका लाइफ साइकिल कैसे बोलोगे? बोलो डिप्लो, डिप्लो हैप्लॉन्टिक। भाई साहब आप चलो, बात करो, किताब उठाओ, एनसीईआरटी कहाँ है आपकी? भाग क्या हो, भाग के फुर्ती से। नाम क्या है आपका? है, कहाँ से है? करने क्या है आप यहाँ? कहाँ से? फिर क्या हो गया? ईद वाले दिन अगर तेरे को जाना पड़ा ट्रैवल करके, कब आया था ट्रैवल करके, कितने लोग था? बाइक आया था? कितने लोग चला था? कितने? रात को स्लीपर बस में आया ना? तो क्या आया ना? आपने देखा कि ट्रैवल रिव्यू दिया वहाँ खड़ा। इतनी बढ़िया बात बता रहा हूँ मैं, नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, मतलब बेसिक बात है बच्चे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा इससे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मेन प्लांट कौन है ब्रायोफाइट में? तो लाइफ साइकिल हैप्लो डिप्लॉन्टिक, यहाँ हो जाएगा डिप्लो हैप्लॉन्टिक। अब आप बताओ, यहाँ गेमेटोफाइट तो रिड्यूस है ना के बराबर, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखते, तो केवल कौन दिखता है? तो बोलो इनके लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। तो आप बताओ इस पे, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, हो गया काम आपका। नहीं सर, अरे कौन है ये? दोनों को पड़ेगी कान पे खींच के, क्लैपिंग मैं करूंगा लेकिन बीच में तुम दोनों की गाल होगी।
समझ आ गया तो भाई अंदर से खुश हो जाओ ना। क्लैप करने की कहाँ जरूरत है, क्लैप मैं करूंगा आप लोगों के लिए 5 मई के बाद। हाँ, आप वो काम करना उसके लायक। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, मेरा तो काम है, बच्चे मैं तो रोज ही पढ़ाता हूँ। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो कब तक क्लैपिंग करूंगा? क्लैपिंग मैं करूंगा आपके लिए, लेकिन कब? हाँ, व्हाइट एप्रिल में मिलना, मैं खड़े होकर जोर से तालियां बजाऊंगा और पूरी दुनिया को बताऊंगा देखो मेरा स्टूडेंट ने सेलेक्ट हो गया है। काम ऐसा करो ना। बढ़े आगे बढ़े। चलो ब्राई फटा शुरू करते हैं। कभी नहीं होता, मैंने यही तो बोला। मैंने कहा रूट स्टेम लीफ जब भी आपको देखने को मिलते हैं, किसमें देखने को मिलते हैं? हम गैमेटोफाइट में बोल देते हैं रूट लाइक स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर लाइक। लेकिन ट्रू स्टेम ट्रू रूट और ट्रू लीफ कभी भी आपको गैमेटोफाइट में नहीं मिलेगी। बेटा, थैलस में क्या होता है कि रूट स्टेम लीफ ही नहीं होते, ना उनके जैसी कोई स्ट्रक्चर होती। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ब्रायोफाइट में जब आप आओगे ना, तो यहाँ पर आपको रूट लाइक, जिनको राइजोइड्स कहते हैं, लीफ लाइक, जिनको स्केल्स कहा जाता है, वो स्ट्रक्चर दिखने लग जाते हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा तेरे को बता दूं। पेरिडोफाइट में तो ट्रू लीफ है, तेरे सामने लिखी है मैंने, देख। है ना? तो जब भी कोई पत्ता तोड़ के लाते हो, जड़े उखाड़ के लाते हो, स्टेम तोड़ के लाते हो, हमेशा कौन से प्लांट का होता है? स्पोरोफाइट प्लांट का होता है। ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। हाँ बेटा। अरे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ही नहीं, लीफ मैं पढ़ाऊंगा तेरे को। एग्जाम्पल देख, डायग्राम किसका है वो? मोसेस का है। और मोसेस जो होते हैं ना बच्चे, उनमें थोड़ा सा वो जमीन से ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन वेस्कुलर बंडल नहीं होते। आज के बाद याद कर लो, बोलो स्टेम और रूट ट्रू होने के लिए वेस्कुलर बंडल होना जरूरी है। और जब मैं पढ़ाऊंगा तेरे को इवोल्यूशन में, तो पहली बार जो प्लांट हमारे पास डेवलप हुआ था जिसमें जाइलम और फ्लोएम थे, वो टेरिडोफाइट। तो बताओ, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट होने के लिए वेस्कुलर बंडल्स का होना बहुत, ब्रायोफाइट में वो होते ही नहीं है। तो लीव नहीं है, लीव लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाऊंगा मैं आपको। और बताओ। नहीं, मैं कह रहा हूँ सब में लाइफ साइकिल तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही है। मेरी बात तो समझ है। सब में लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। पूछ क्यों? रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो गैमेटोफाइट हमेशा मेन प्लांट होगा, लेकिन हम यहाँ काउंट नहीं कर रहे। पूछो क्यों? रिड्यूस है, इतना रिड्यूस है कि बिना माइक्रोस्कोप के दिखता ही नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए हमने वहां पर उसके हैप्लॉइड जनरेशन को नेग्लेक्ट कर दिया और सीधा लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक किया, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए है, रिड्यूस है, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखता। बोल ऐसे, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखता। इसलिए इसके जो मेन प्लांट हो गए, डेवलप्ड हो गए, वो कौन हो गए? तो हमने इसके लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक बोल दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्पोरोफाइट। यहाँ ये दोनों विजिबल है, गेमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी। तो मैं किसी को भी क्या नहीं कर सकता, नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए मैं इधर मेन कौन है? गेमेटोफाइट कैसा होता है? तो मैंने बोला हैप्लो डिप्लॉन्टिक। बिल्कुल, लाइफ साइकिल में देखते हैं कि भाई कौन कितने टाइम तक दिखाई दे रहा है, और जो बहुत कम टाइम के लिए आता है रिड्यूस्ड फॉर्म में, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हाँ बेटा। बेटा बच्चे सिंपल बात समझ कि जितना प्रेशर ज्यादा होगा, नीचे तो गर्म तो होगा ही ना वो। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं ना, ठंड बढ़ती है, पहाड़ों पर जाकर ठंडे हो जाते हैं आप, जमीन में घुसे देते। सिंपल बात है, मैं पहले क्लियर कर चुका। और मैंने कहा जो हाई टेम्परेचर सर्वाइव करते हैं उनको थर्मोफिलिक कहते हैं। मैं बोल के गया था ये बात। नहीं समझ रहा मेरी बात? लेकिन तेरे को ये लाइन बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगी। पूछो कहाँ? 154 नंबर पेज है, एनसीईआरटी का एंजाइम टॉपिक है, पहला पैराग्राफ, लास्ट की 4 लाइनें। बहुत बढ़िया से लिखा है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म और थर्मोस्टेबल एंजाइम्स के बारे में। तो जो बात जहां समझ में आ रही है वहीं उसके बारे में डिस्कस करोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगी। समझ रहे मेरी बात? या तो बड़े भी आगे बढ़े। हाँ, चलो। तो सबसे पहले हम शुरू किसको कर रहे हैं? ब्रायोफाइटा को। तो अब हम डिवीजन पढ़ रहे हैं कौन सा? ब्रायोफाइटा। ठीक है। और स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा, बोलो ब्रायोलॉजी। ठीक है। तो अभी भी मेरे को नहीं देख रहा है। अगर हम बच्चे ब्रायोफाइटा प्लांट की बात कर लें, तो आपको ना ब्रायोफाइटा शुरू करने से पहले एक चीज और समझ लेनी चाहिए। पूछो क्या? भाई जैसे मान लो
ये ना कोई एरिया है, ठीक है, इसमें ना यहाँ पानी भरा हुआ है। मैं इवोल्यूशन के दौरान बताता हूँ प्लांट कैसे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। पानी के आसपास का जो एरिया यहाँ पर बोलो कीचड़ है, इसके बाद मिट्टी गीली है, उसके बाद सूखी मिट्टी वाली जमीन आ गई, सही है। तो जब आप पानी में उतरते हो, पानी में उतरते हो तो बाहर से अंदर जा रहे हो, पहले तो आप जमीन पे, सूखी जमीन पे थे, तो नीचे से मिट्टी लगती कहीं नहीं लगती। फिर थोड़ा आगे जाते हो तो जमीन गीली आ जाती है, थोड़ा आपको फील आने लगता है कि पैर धस रहे हैं मिट्टी में। फिर आगे बढ़ते हो कीचड़ आता है, फिर उसके बाद पानी में उतरते हो। आप बताओ कि प्योर पानी के अंदर कौन है, कीचड़ में कौन है, गीली मिट्टी में कौन है? और जिम्नो जो आते हैं बच्चे वो जमीन पे आते हैं, जिम्नो और एंड, ये जमीन वाले पेड़। ऐसे याद कर लो आप कि पानी के अंदर, कीचड़ में, गीली मिट्टी में और जमीन पे। तो बोलो फुल्ली सक्सेस लैंड प्लांट जिम्नो और एंजियो है, सही है। लेकिन ब्रायोफाइटा फर्स्ट लैंड प्लांट है, पानी से तो बाहर निकले हैं ना। बोलो फर्स्ट लैंड प्लांट, सही है बात या नहीं? बोलो इनको एम्फीबियन, बोलो ऐसे, ऑफ प्लांटी किंगडम कहा जाता है। एम्फीबियन मतलब होता है दोनों से जो इंटरेक्ट कर ले। बोलो इसके इधर जमीन है, इधर पानी है। अब कल को मान लो हवा चली, हवा चल के पानी की लहर आई और ब्रायोफाइटा के ऊपर से पानी नीचे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, खुश है ये। नहीं समझ रहे मेरी बात? तो पानी और जमीन दोनों से इंटरेक्ट कर रहा है, दोनों तरफ से। हाँ याद आ, तो आप इसे बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांटी किंगडम, और फर्स्ट लैंड प्लांट है। बोलो ऐसे, कौन? हाँ ब्रायोफाइट, सही है बात या नहीं? यस और नो? बोलो इनका जो प्लांट बॉडी है वो थैलस होती है, जिनमें की मतलब मेन प्लांट बॉडी क्या है, थैलस है, और मेन प्लांट बॉडी इनमें होता कौन है, गेमेटोफाइट। मैं इसका डिफरेंस आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो आप बताइए इसमें ट्रू रूट, क्या बोलोगे? ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स आर एब्सेंट, सही है बात या नहीं? तो बोलो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स आर एब्सेंट, किसमें? हाँ ब्रायोफाइट में ये नहीं होते। क्या नहीं होते? जो रूट नहीं होते, ट्रू स्टेम नहीं होते, ट्रू लीव्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वेस्कुलर बंडल नहीं होते, सही है बात या नहीं? तो आप बताइए इनमें वेस्कुलर बंडल भी एब्सेंट है, बोलो ऐसे, वेसिकुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स में कौन कौन आता है? जाइलम और, हाँ ये दोनों ही इसमें क्या होते हैं, क्या होते हैं, सही है बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से। लेकिन इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर मिल जाती है, बोलो राइजोइड्स प्रेजेंट, और राइजोइड्स को बोलो रूट लाइक, सही है बात या नहीं? राइजोइड्स वास्तव में हेयर होते हैं बच्चे, राइजोइड्स वास्तव में इनकी बॉडी पर यूनिसेलुलर हेयर होते हैं, बोलो ऐसे, जो कि सॉइल से क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब ये ऐसा होता है कि जैसे ना ये प्लांट, मैं बताऊं आपको कि भाई जैसे मान लो ये थैलस बॉडी है, जमीन पे हॉरिजॉन्टल ग्रो करेंगे, ये इरेक्ट कभी नहीं हो पाएंगे, अभी सीधे नहीं खड़े रह सकते क्योंकि वेस्कुलर बंडल नहीं, मैकेनिकल सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो ये जमीन पे क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं, सही है। अब हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं तो अगर आप इसको नीचे से यूं पकड़ के यूं उठाओगे, सही है, तो इसके नीचे वाली सरफेस जो मिट्टी से, जमीन से क्या कर रही है, वहां यूनिसेलुलर हेयर मिलेगी आपको, हवा में नहीं, नीचे वाली सरफेस पे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? जिनका काम है सॉइल से मिनरल और वाटर को क्या करना, एब्सॉर्ब करना, उनको राइजोइड्स कहा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? आप बताइए कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, बोलो ये स्कियोफाइट्स होते हैं। पता है आपको स्कियोफाइट्स क्या होते हैं? बोलो शेडी प्लांट, मतलब जो छाया में उगना पसंद करते हैं, बोलो ऐसे, ठंडे जगहों पर छाया में उगना पसंद करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं?
हाँ, कल वाली क्लास में जब आओगे ना आप, तो मैं आपको इसका लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा कि वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक कैसे होता है, बहुत सही से बताएंगे आपको। फिर उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन। एनसीईआरटी ने डिवीजन ब्रायोफाइटा में 2 ही क्लास पढ़ाई है, एक तो हिपैटिकोप्सिडा जिसको कि लिवर बर्ड कहते हैं, और दूसरा ब्रायोक्सिडा जिसको कि मॉस कहा जाता है। लेकिन लिवर बर्ड और मॉस के बीच में एक क्लास और आती है जिसका नाम है एंथोसिरोटोक्सिडा, जिसे हॉर्न बर्ड के नाम से जानते हैं हम, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो मैं उसकी बेसिक सी जानकारी देके आपको लिवर बर्ड और मॉस बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। मतलब कल ब्रायोफाइट खत्म कर लेंगे हम और टेरिडोफाइट शुरू हो जाएंगे कल अपने। ठीक है, ले दे के आगे 2 ढाई क्लास में अपना डाइवर्सिटी हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन जिम्नोस्पर्म पढ़ाऊंगा उस दिन माइक्रोराइजा भी बता दूंगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। और आप लोग प्लीज अपनी नींद पूरी करके आए। भाई साहब क्या कह रहे हैं, नींद? अरे तेरे को थोड़ी कह रहा हूँ, हर बात अपने आप पे को ले रहा है? अच्छा, मिलते हैं।